नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। दोस्तों आज है 5 अप्रैल 2022 और आज के डेली के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं इस करंट अफेयर का जो पीडीएफ है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मेक श्योर दैट आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, राइट। एंड इफ यू एट ऑल वांट टू टेक एडमिशंस इन भद्रा एस एकेडमी in order to secure higher ranks in your ACS and UPSC exam, then you can anytime contact to these numbers which are given in these bottom, right? So anyways, let's start the today's discussion. But before that, कल मैंने कुछ MCQs दिए थे। आज बारी है उस MCQs के आंसर्स को डिलीवर करने का। सबसे पहला था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के रिलेटेड आर्टिकल था, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे और दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही सही थे, बिल्कुल राइट। सो सी वाज द आंसर। दूसरा क्वेश्चन था स्मॉल सेविंग स्कीम के रिलेटेड, उसमें भी दोनों के दोनों ऑप्शंस जो थे वो बिल्कुल सही थे, राइट। इसलिए सी वॉज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट था नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, वो एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी था। सो ऑप्शन ए वॉज द करेक्ट आंसर ऑन दैट वेरी पार्ट, राइट। सो सीक्वेंसिंग के वाइज अगर देख लीजिएगा, सी एंड ए वॉज द करेक्ट आंसर, जिसमें आप लोग सब लोगों ने ही एकदम सही आंसर दिया। देखिए सी वेरी गुड, एवरीवन इज गिवन वेरी करेक्ट आंसर। सो ऐसे ही देते रहिएगा हर रोज। मेक श्योर दैट कैसा आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, यू कैन जज इट योरसेल्फ एज वेल इन द लॉन्गर रन। एनीवे, सबसे पहला न्यूज देख लेते हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स से रिलेटेड। आप इसको यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से याद कर सकते हैं। असम ट्रिब्यून से ये उठाया गया है एंड द आर्टिकल वाज रिगार्डिंग द गालो कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एक्चुअली ये लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ के गालो कम्युनिटी, वह है मोपिन फेस्टिवल। ठीक है, ये क्या है? यह एक सोशियो रिलीजियस फेस्टिवल है ऑफ गालो कम्युनिटी। और ये क्यों वो लोग सेलिब्रेट करते हैं पता है? क्योंकि जैसे अभी ऐसा सीजन है ना जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, जिससे वो लोग फ्यूचर में मतलब ये सेलिब्रेशन करने का मतलब ये होता है दैट वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम्युनल हार्मनी हो वहाँ पर, और सबको स्वस्थ हेल्थ मिले, राइट। और भी देख, मतलब ब्लेसिंग्स भी लेना है एनीमोपिन से। एनीमोपिन क्या होता है? यह जो है ना, ये गॉडेस कहा जाता है इनको, गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर बम्पर हार्वेस्ट। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा ये बेसिकली ये सब चीजें मानी जाती है। तो उसी रिलेटेड गालो कम्युनिटी न्यूज में थी, याद रहेगा। गालो कम्युनिटी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, राइट। और ये कौन सा फेस्टिवल मनाती है? मोपिन फेस्टिवल। नाउ ये मैं इसलिए स्ट्रेस डाल के बता रहा हूं ना, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया जहां पर कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी की प्रोफेशन, दैट इज उनका एक्चुअल एक्टिविटी क्या है, उनको फोकस करे। एक तो यह है वो किस रीजन में मिलते हैं, उनको फोकस करना होता है उन्हें, राइट। जैसे ये गालो कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश, तो ये सब जो है ना छोटा छोटा फैक्ट याद रखिएगा ना। आपको अपने नोट कॉपी में जो आप लिखते हैं ना, क्या लिखिएगा बताइए? तो सिंपल अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिए, गालो कम्युनिटी, मोपिन फेस्टिवल, ठीक है। बस ये 3 लिखने से मोर देन इनफ है, खत्म है ना। या चलो, नेक्स्ट है GS1 पर्सपेक्टिव में फिजिकल ज्योग्राफी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यह भी आर्टिकल असम ट्रिब्यून से लिया गया है। न्यूज क्या था? न्यूज था नॉर्थ ईस्ट हैज विटनेस्ड अ रिकॉर्ड रेनफॉल इन मार्च। नाउ दोस्तों, अगर इंडिया का मैप देखिएगा, सबसे ज्यादा रेनफॉल पता है कौन कौन रीजन्स में होता है? ये जो ब्लू वाले रीजन देख रहे हैं ना, जो क्या वेस्टर्न फ्लैग ऑफ वेस्टर्न घाट है, ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन, और आपका जाकर अंडमान एंड निकोबार, ये 3 ऐसे रीजन्स है ना जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, राइट। इसीलिए इस तीनों रीजन में हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। ठीक है, इंडिया में 3 जगह पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, एक वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ वेस्टर्न घाट, एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और एक अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन में। ठीक है ना। ये आज का आर्टिकल क्या डिस्कस कर रहा था? दैट उस समय, दैट इज मार्च की बारे में बात की जा रही है। ओवरऑल अगर मार्च का कैलकुलेशन देख लीजिएगा तो नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें रिकॉर्ड रेनफॉल दर्ज किया गया है, राइट। नाउ वैसे तो अगर देख लीजिएगा IMD, दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत सारे डेटा रखे हैं जहां पर बोले हैं दैट अभी तक अगर लास्ट ईयर्स देख लीजिएगा अराउंड 71% ओवरऑल इंडिया की बात की जा रही है। इंडिया एज अ होल अगर देख लीजिएगा तो ऑन एन एवरेज मार्च महीने में 8.9 mm की ही बारिश हुई है ऑन एन एवरेज, जो क्या, जिसको लॉन्ग पीरियड एवरेज से अगर कंपेयर कीजिएगा ना, दैट इज अगर आप सोचिए 1950 से
2020 तक अगर है ना, ये एक लॉन्ग पीरियड हुआ ना जी, तो इस लॉन्ग पीरियड का अगर एवरेज निकाल लीजिए मार्च महीने में बारिश का, तो आपको दिखेगा 30.4 मिलीमीटर, राइट, पूरा इंडिया के बात कर रहा हूं। वहीं पर अगर इसी पीरियड का अभी का अगर एवरेज ले लीजिएगा, दैट इज इस साल 2022 का अगर एवरेज ले लीजिएगा मार्च महीने का, तो वह ओवरऑल इंडिया में 8.9 mm हुआ है। तो ये तो कम है ना जी, लॉन्ग पीरियड एवरेज से तो कम है ना, ये कॉमन सेंस सा बात है। ये ओवरऑल इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं। बट वहीं पर अगर नॉर्थ ईस्ट हम देख लेना, नॉर्थ ईस्ट में यह 204.5 mm हुआ है। आप सोच रहे हो, यही मार्च महीने का ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मार्च महीने का अगर एवरेज अगर पूरा इंडिया का देखो वो बहुत कम है, बट अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन का देखो तो कितना ज्यादा है, 204.5 mm। ये एक ही महीना में इतना ज्यादा बारिश हो गया ना, जो कि एरिड रीजन में जो है ना पूरा पूरा एक साल हो जाता है, उतना बारिश नहीं होता है कभी कभी, पता है, उतना एक महीना में नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो गया। अब आपको पता चला दैट नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्यों इतनी ज्यादा फ्लड आती है, यही रीजन है भाई, बहुत ज्यादा बारिश होता है, राइट। वही चीज इस आर्टिकल में भी दर्शाया गया है। मतलब मेन जस्ट जो है मैं आपको जस्ट देना चाह रहा था दैट हाँ एक्चुअली में क्या क्या चीजें चल रही है नॉर्थ ईस्ट में, उससे भी आप अपने आप को इत्तिला रखो। और अनडाउटेडली इसी टाइप के चीज को जो है ना आप ब्रॉडर टर्म में अगर देखोगे, तो आपको अगर कोई मेंस में क्वेश्चन आ गया दैट फ्लड के रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गया, राइट, तो क्या आप इसका एक आर्टिकल का एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो दैट रिसेंटली आईएमडी का डेटा जो निकला था उसमें क्लियरली बोला गया था दैट मार्च का जो एवरेज रेनफॉल है नॉर्थ ईस्ट का वह बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू द होल नेशंस एवरेज। समझ रहे हो बात। और यह भी बोला गया इट इज द थर्ड लोएस्ट एवरेज इन द अबव, मतलब ये वाला 8.9 मिलीमीटर पूरा इंडिया वाला है ना, थर्ड लोएस्ट एवरेज अगर पूरा आप लास्ट का 122 साल देख लीजिएगा। समझ रहे हो बात। बट वहीं पर नॉर्थ ईस्ट में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होता है ना, इतना ज्यादा क्यों बोला जाता है यार नॉर्थ ईस्ट में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, क्या रीजंस है। तो उसके रीजन को जानने के लिए ना हमें दोस्तों इंडिया का फिजियोग्राफी जानना पड़ेगा, राइट। देखो यह है इंडिया, ठीक है, यह वाला जो रेंज आपको दिख रहा है, यह वाला रेंज, यह है हिमालयाज, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या है, प्लेट्यू रीजन है ना, और ये वाला जो रीजन है, ये वाला आप देख रहे हो प्लेन रीजन है, ठीक है। अब यह वाला है ब्रह्मपुत्रा। अब हमें ब्रह्मपुत्रा का कैचमेंट एरिया तो पता है ना, बहुत बड़ा है, विच इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ तिब्बत, पार्ट ऑफ भूटान, अरुणाचल, और यहाँ पर सब कुछ है। मतलब ओवरऑल बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है। तो अब इतना बड़ा कैचमेंट एरिया तो एक रीजन है दैट हाँ यहाँ पर भी बारिश, अगर सोचो यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो अल्टीमेटली ये जो पानी मिलती है यह ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, जिसके कारण ब्रह्मपुत्रा में बहुत ही ज्यादा आपका जाकर फ्लड का लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए सब समय फ्लड आते हुए हमें दिखता है। एक तो चलो ये रीजन हो गया ना। दूसरा रीजन आप बोल सकते हैं, एक मिनट मैं इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों तब अच्छे से समझेंगे। हाँ, दूसरा रीजन क्या हो सकता है बताइए। तो दूसरा रीजन आप है यहां पर बारिश होने का सबसे ज्यादा जिसके कारण फ्लड आता है, वह है फनलिंग इफेक्ट। अब देखो फनल क्या होता है, फनल कुछ ऐसा होता है, कभी आप लोगों ने पेट्रोल डाला है ना, ऐसा हो सकता है ना दैट आप पेट्रोल खत्म हो गया हो तो आप बोतल में पेट्रोल खरीद के लाए हो, तो क्या होता है ना हम लोग ऐसे करके पेट्रोल डालते हैं इसके ऊपर, है ना, और जिस ये वाले जो है ये वाला टैंकी में लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसको कहते हैं फनल। इस फनल में क्या होता है ना दैट आप जब यहाँ पर पेट्रोल डालिएगा तो ये पेट्रोल जो है यहाँ से यहाँ तक जो गिरने में टाइम लगेगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे गिरेगा, बट यहाँ से जो गिरेगा ना एकदम पिचकारी की तरह निकलता है। समझ रहे हो बात। तो इसको कहते हैं फनल। अब यहाँ पर भी उसी टाइप का कुछ फनलिंग इफेक्ट आता है, जहाँ पर यहाँ मतलब आप क्या बोलोगे, अगर आप ये वाला को नॉर्थ ईस्ट मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ कुछ ऐसे माउंटेन्स है ना जिससे जब भी हवा निकलता है वो फनलिंग, और ये मॉइस्चर लैंड एंड विंड्स होता है। ये देखो यहाँ से जो विंड आ रही है ना, क्योंकि अभी साउथ वेस्ट मानसून का विंड का जो है डायरेक्शंस का इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, इसी के कारण जो है ना इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। बट क्या इस बारिश को आप मानसून कहिएगा? नहीं, इस बारिश को मॉनसून नहीं कहेंगे। देखो क्या होता है ना, मैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ज्योग्राफी ऑप्शनल का भी रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को मैं इन डेप्थ नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा के मैं थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज देता हूँ, जब और भी बढ़िया लगेगा आप लोगों को समझने में। देखो क्या होता है ना, आपको पता होना चाहिए जेट स्ट्रीम, एक जेट स्ट्रीम कुछ होता है, पता है ना। चलो बहुत जने नए नए भी होंगे, इसलिए मैं इसके डिस्क्रिप्टिव पार्ट मतलब आई मीन उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। बट हाँ, जेट स्ट्रीम क्या होता है ना, ठंडियों के समय में ये बाइफरकेट कर जाता है। जब भी ये तिब्बत से टकराता है ना, एक इसका ब्रांच ऊपर भाग जाता है, एक इसका ब्रांच जो है नीचे डायरेक्शन में आ जाता है। अब नीचे वाला ब्रांच के कारण जो है ना यहाँ पे हाई प्रेशर हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण
भले ही साउथ वेस्ट मानसून आने की कोशिश तो करती है भीतर में, बट वो आ नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि इसके हाई प्रेशर के कारण जो है ना, ये मानसून विंड्स दबी हुई रह जाती है। ठीक है, क्योंकि अगेन जब तक ये मानसून आगे बढ़ेगा नहीं, जब तक यहाँ पर ओरोग्राफी रेनफॉल का एक्टिविटी नहीं होगा, तब तक बारिश हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि इधर अल्टीमेटली पहाड़ है, यहाँ पर ये अगर हवा आके टकरा जाए इस पहाड़ में, तभी ना ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा जी। बट ये वाला जो ब्रांच ऑफ जेट स्ट्रीम है, यह इसको आगे बढ़ने नहीं देती है। ठीक है, इसीलिए जो है, जब जब ये वाला ब्रांच इस तरह से विड्रॉ करता है ना, तभी हमें मॉनसून दस्तक देते हुए दिखता है, जो क्या जून के समय में होता है यूजुअली। ठीक है, चलो एनीवेज, अब क्या होता है दैट देखो, इस रीजन में तो बारिश नहीं होगी इसके कारण, है ना। बट क्या होता है ना दैट इसका जो एक्सटेंट होता है ना, नॉर्थ ईस्ट तक कभी कभी नहीं भी जाता है। ठीक है, जैसे अभी अभी वाला केस क्या है ना दैट इसका एक्सटेंट जो है नॉर्थ ईस्ट में इंपैक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, ये साउथ वेस्ट मानसून भले ही यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बट इधर से लेकिन आगे जरूर बढ़ रहे हैं। समझ लो, इधर से आगे बढ़ के आराम से इधर में घुस जा रहे हैं, है ना। और इधर में घुस के अगेन फनलिंग इफेक्ट होकर यहां से पहाड़ों से टकरा कर अल्टीमेटली बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। समझ रहे हो? ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले थोड़ा अच्छे से समझे होंगे, कोई बात नहीं, अगर आप लोग जीएस भी पढ़ रहे होगे तो भी एक बेसिक नॉलेज आपको देना था, जिससे कि आप समझ सको दैट अरे भाई, एक पार्ट ऑफ इंडिया में क्यों नहीं बारिश हो रही है और दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया में क्यों बारिश हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। बट आशा करता हूं दैट आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो अभी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो नीचे यू कैन हिट द थम्स अप बटन यार। अगर आप थम्स अप बटन क्लिक करोगे तो समझ में आएगा हम लोगों को दैट आप लोग एक्चुअली समझ भी रहे हो, राइट। नीचे कमेंट सेक्शन में भी ऑफकोर्स आप लिख सकते हो अपने रिव्यूज दैट हाँ, अगर आप हम लोगों को कैसे इंप्रूव होना है या फिर कुछ भी अगर आपको कमी लग रहा है, सो यू कैन पुट अ डिमांड देयर एज वेल, राइट। एनीवेज, अब देख लेते हैं सेंटर फॉर एडवांस्ड कंप्यूटिंग के बारे में। ये नेक्स्ट न्यूज़ है, आसाम ट्रिब्यून से लिया गया है। क्यों? क्योंकि इसका फाउंडेशन सेलिब्रेट किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, राइट। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी अगर देख लीजिएगा 2014 में जो है ना, एनआईटी सिलचर में इस सीडीएसी दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का एक प्रीमाइसेस सेटअप किया गया था। कहाँ? एनआईटी सिलचर में। अच्छा, यह है क्या, यह हमें जानना पड़ेगा। देखो, यह जो है ना एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। ठीक है, इसको कब इंडिया में कब सेटअप किया गया था? पहली बार 1988। क्यों? रीजन था सुपर कंप्यूटर्स को बिल्डअप करने को। क्यों? क्योंकि तब जो है ना यूएसए से मांगा गया था दैट आप सुपर कंप्यूटर्स के इंपोर्ट्स को हम लोग फैसिलिटेट कीजिए, बट यूएसए ने बोला नहीं नहीं, हम तो नहीं देंगे, राइट। तो इंडिया ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दोगे तो क्या होगा, 10-20 साल में तो हम लोग खुद का बना ही लेंगे, राइट। तो उसी के रिलेटेड जो हम लोगों ने भी अपना सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग शुरू किया, राइट। सिंस देन इट हैज बीन अंडरटेकिंग टू बिल्ड मल्टीपल जनरेशंस ऑफ सुपर कंप्यूटर। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स की जो एक्टिविटी बनाया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा। ठीक है, यही नहीं, ये डिफरेंट अरीना में भी ये आजमा रही है अपने एक्सपर्टाइज, जैसे इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस को सेटअप कर रही है, उसके बाद ग्राफिक एंड इंटेलिजेंस बेस्ड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रही है। तो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड R&D जो है ना, ज़्यादातर इन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रधानमंत्री वन धन योजना आसाम ट्रिब्यून में दिया हुआ है। नाउ एग्जाम यू पर्सपेक्टिव में आप इसको अगेन माफ कीजिएगा, यहाँ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जैसे सरकारी जो भी योजनाएं हैं उसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में अच्छे से कर लीजिएगा। एनीवेज, प्रधानमंत्री वन धन योजना यह एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। किसके अंडर? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? यही एम है दैट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ट्राइबल सोसाइटीज का, उसको इंश्योर करना है, राइट। जिसके तहत शेयर जो है ना ट्राइबल्स का इन द वैल्यू चेन, किसका? नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखो, दो चीज होता है, एक होता है टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसको हम लोग मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी कहते हैं, एक होता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसको हम लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी कहते हैं, जिसमें लैक, हनी, ये सब कुछ आ जाता है, राइट। उसके बाद पत्ते, है ना, ये सब उल्टा, मतलब जो टिम्बर नहीं है, राइट। तो
प्रधानमंत्री वंदन योजना का एम यही है दैट मेक श्योर करना दैट ट्राइबल पॉपुलेशन का सोशियो इकोनॉमिक डेवलप करना, जिससे अभी जो ट्राइबल्स का शेयर है ना इन द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फिर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसको बढ़ाना है फ्रॉम 20% एग्जिस्टिंग 20% टू 60%। और इसको दैट इज प्रधानमंत्री वंदन योजना को इसीलिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है ग्राउंड लेवल विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज जिसको हम लोग ट्राइफेड कहते हैं। ठीक है, अब योजना जो है इट इज अ मार्केट लिंक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो क्या क्रिएट करता है क्लस्टर्स, किसका, ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जिससे वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर सके और फ्यूचर में एक ट्राइबल प्रोड्यूसिंग कंपनी भी सेटअप लॉन्च कर सके। राइट, नेक्स्ट है IDX फ्रेमवर्क। IDX का फुल फॉर्म क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क। इसको लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट विद द एम जिससे फॉस्टर कर सके इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। ठीक है, इसका मेन एम और भी है जैसे इंगेज करना इंडस्ट्रीज को इंक्लूडिंग MSMEs, स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल इनोवेटर्स, R&D इंस्टीट्यूट्स एंड एकेडमिया एंड प्रोमोट सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ये सब तो खैर मतलब लाइक एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो दैट हाँ MSMEs के सेक्टर में स्टार्टअप, इंडिविजुअल इनोवेटर्स, R&Ds, तो सबको कहीं ना कहीं इंगेज करना है जिससे वो और भी एक्सेल कर सके। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने इसके ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आपको पता होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने बेसिकली IDX में बजटरी एलोकेशन करने के लिए मेक श्योर किया है दैट 498.78 करोड़ आने वाले 5 सालों में, दैट इज 2026 तक बेसिकली प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे ये पैसा अगर यहाँ पे लगेगा ना तो आने वाले समय में MSMEs, स्टार्टअप्स या फिर इंडिविजुअल इनोवेटर्स, R&D इंस्टीट्यूट्स, एकेडमिया, वो जो है ना कुछ नया ज़रूर डेवलप कर सकती है। राइट, तो अगेन इसका एम क्या हुआ ओवरऑल IDX प्लेटफॉर्म का, एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के द्वारा। राइट, जिससे ऑफकोर्स डिफेंस इनोवेशन के सेक्टर में ये लोग बहुत ज़्यादा काम कर सके, इसीलिए तो इसका नाम है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, मैनपैड्स, MANPADS। इंडियन आर्मी ने बहुत पहले से ही डिमांड कर रही थी दैट हमारे पास मैनपैड्स आना चाहिए। राइट, इसीलिए रशिया से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर में बेसिकली इसको प्रोक्योर किया जा रहा है। ये होता क्या है, ये देखो, ये होती है मैनपैड्स। अब ये क्या है ना, आप अपने कंधे में भी ले जाकर इसको शूट डाउन कर सकते हो और ये इतनी ज़्यादा प्रिसाइज होती है ना, दैट इज़ अगर आप ये चलाओगे, फॉर एग्जाम्पल सोचो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है हवा में, ठीक है, आप हेलीकॉप्टर को मार सकते हो, समझ लो, ऐसा ये मिसाइल्स होता है, बहुत सही मिसाइल्स। अगर इनफैक्ट अगर आप रशिया और यूक्रेन का लड़ाई देख रहे होंगे ना, तो यूक्रेन भी ऐसा मैनपैड्स टाइप का ही कुछ एक एक इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यूज़ किया जा रहा है ना, और वो USA के द्वारा बेसिकली यूक्रेन को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिससे यूक्रेन उसका इस्तेमाल करके रशियन फोर्सेस के टैंक्स को उड़ा रही है। और बहुत सारे तो ऐसे भी वीडियोस आए थे जहां पर रशिया के हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया गया विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, सो इसीलिए इसका महत्व देखते हुए जल्दी से ही बेसिकली इसको प्रोक्योरमेंट करने का ऑर्डर दे दिया गया। राइट, ये होते क्या है, ये एक शॉर्ट रेंज, लाइट वेट और पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसलिए तो बोला गया ना दैट ऐसे आप कंधे में भी ले जाके किसी को कोई भी एयरक्राफ्ट या फिर कोई मिसाइल्स को आप शूट डाउन कर सकते हो, है ना, इतना ज़्यादा प्रेसिजन होता है इसके पास। दे कैन बी फायर्ड बाय इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप्स टू डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। जी हाँ, वही जो बोला गया, मैंने जो बोला है ना। साथ ही साथ आप अपने आप को शील्ड भी कर सकते हो बाई एनी एयर अटैक्स। बाई चांस सोचो अगर कोई हवा से ही आपको अगर कुछ एयर अटैक कर रहा है, तो उस मिसाइल को भी या फिर उस जहाँ से अटैक हो रहा है उसको भी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये शोल्डर फायर्ड है या फिर ट्राईपॉड में भी रखकर, ऑफकोर्स यार, जो जिसको कंधा में रख कर जिसको आप फायर कर सकते हो, तो ऑब्वियस सा बात होगा ट्राईपॉड में रखकर भी उसको फायर किया जा सकता है। अब वो वाला ट्राईपॉड मत समझना जिससे टिकटॉक बनाते हैं, है ना वो वाला ट्राईपॉड नहीं, ये थोड़ा डिफेंस वाला थोड़ा मजबूत ट्राईपॉड होता है। ठीक है, एनीवेज, नेक्स्ट इज चेतक हेलीकॉप्टर। द हिंदू से ये न्यूज़ लिया गया है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रिलेट कर सकते हो क्योंकि डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया जा रहा है चेतक हेलीकॉप्टर्स का, जो क्या ऑफकोर्स इंडियन फोर्स के द्वारा मनाया जा रहा है। नाउ HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो क्या हेलीकॉप्टर डिवीजन, उनका जो हेलीकॉप्टर डिवीजन है, उन्होंने स्टार्ट किया था इसका मैन्युफैक्चरिंग चेतक हेलीकॉप्टर्स का 1962। और किसके साथ एग्रीमेंट किया था उन्होंने, पता है? फ्रांस के साथ। ध्यान दीजिएगा, ये कंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है। अच्छा, पहला जो चेतक डिलीवर हुआ था वह 1965 में हुआ था। और चेतक हेलीकॉप्टर किस टाइप के हेलीकॉप्टर है? ये 2 टन क्लास हेलीकॉप्टर्स है,
जो कि 7 सीटर है और ये वर्सेटाइल मल्टी रोल मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, एरियल सर्वे एंड पेट्रोलिंग के लिए, है ना, उसके बाद इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए, ऑफशोर ऑपरेशंस, अंडर स्लंग ऑपरेशंस, तो अगेन वेरियस अदर ऑपरेशंस है जिसके लिए चेतक बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। नेक्स्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जैसे कि मैंने बोला था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको कहते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। तो ये अगेन ट्रांजिशन इन न्यूज़ है, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है इसका, दैट इन्होंने जो साइन किया है ना, इससे कहा जा रहा है दैट दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो $50 बिलियन छू सकता है आने वाले 5 सालों के ऊपर, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है। ट्रस्ट मी, अगर हम इसके साथ अगर हमारा इतना ट्रेड हो गया ना, तब तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी, है ना, क्योंकि देखो वी आर आउट ऑफ RCEP, राइट, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो मेक श्योर करना है ना जी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जितने सारे देश हैं उनके साथ हम लोग कुछ सम सॉर्ट ऑफ एक अलग भी पैक्ट करें, राइट। तो इसी डायरेक्शन में इंडिया ने यह पैक्ट साइन किया और कहा जा रहा है ये पहला ऐसा पैक्ट है विच हैज़ बीन साइंड बाय इंडिया विद अ डेवलप्ड कंट्री ओवर अ डिकेड। मतलब लास्ट 10 साल तक हम लोगों ने कोई डेवलप्ड कंट्रीज के साथ ऐसा कोई भी पैक्ट साइन नहीं किया था। ये एक ऐसा पहला पैक्ट है जो कि हम लोग कर रहे हैं, राइट। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स और GS2 में इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को डायरेक्टली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हाँ, और भी इसके कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे अगर इसके की टेकअवेज अगर देख लीजिएगा तो अनडाउटेडली डील के माध्यम से जो है वर्क वीज़ा मिलेगा हमारे इंडियन वर्कर्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को भी 2 से 4 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीज़ा अवेल करवाया जाएगा। इट विल ऑल्सो अलाउ इंडियन शेफ्स एंड योगा प्रोफेशनल्स, जिससे हमारे इंडिया के शेफ्स और योगा प्रोफेशनल्स जो है ऑस्ट्रेलिया में जाके वो लोग रह सके। एग्रीमेंट विल फैसिलिटेट जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन ओवर 96% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। जी हाँ, 96% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट में जो है ना जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। इंडिया विल इन टर्न ऑफर प्रेफरेंशियल एक्सेस टू ऑस्ट्रेलिया। अब देखो, हमारे को अगर 96% इंडियन एक्सपोर्ट को प्रेफरेंशियली जीरो ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा, तो सोचो, भले ही 100% नहीं है बट स्टिल बहुत ज़्यादा है यार। तो हमारे को भी तो दायित्व होता है ना दैट ऑस्ट्रेलिया को कुछ हम लोग भी दे। तो ऑफकोर्स हम भी 70% जो है अराउंड टैरिफ लाइन में कटौती हम लोगों ने किया है फॉर द ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट्स, राइट। एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 10 लाख एडिशनल जॉब इन द कंट्री। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इनफैक्ट हमारे वर्कर्स तो ऑस्ट्रेलिया में भी जा सकते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है दैट ये सप्लाई चेन के ऊपर जो रेजिलियंस है ना, अभी अगर देख लीजिएगा इंडो पैसिफिक रीजन में हाईली डिपेंडेंट सब कोई कंट्रीज करती है इन द चाइना, राइट। अब इसको देखते हुए, क्योंकि हर एक कंट्रीज डाइवर्सिफाई करना चाहती है अपना इन्वेस्टमेंट, जिससे कल को अगर बाई चांस सोचो चाइना इस टाइप से थोड़ा ज़्यादा हुड़दंगपंती दिखाए तो एटलीस्ट चाइना का डोमिनेंस ना हो दुनिया में, ठीक है। तो इसीलिए डाइवर्सिफाई कर रही हैं सप्लाई चेन्स, है ना। तो इसी डायरेक्शन में आप ये बता सकते हो दैट हाँ, दुनिया कहीं ना कहीं इंडिया के पास भी आ रही है। एनीवेज, नेक्स्ट क्रिमिनल प्रोसीजर बिल। माफ़ कीजिएगा, ये हेडिंग गलत हो गया है ना। हेडिंग इसका है क्या है, एक माफ़ कीजिएगा, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, है ना। क्रिमिनल प्रोसीजर बिल, ठीक है। पॉलिटिक्स आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, हिंदू में बहुत दिन से आ रहा है, 2-3 दिन से, राइट। और ये ट्रांजिशन है, ये आता रहेगा क्योंकि अभी बहस होएगी, राइट। तो अगेन आता रहेगा, है ना, डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स में बहस होते रहेगी, तो इसके बारे में पूछता रहेगा। एनीवेज, सवाल होता है दैट क्रिमिनल प्रोसीजर बिल में क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, ऑपोजिशन इसकी क्यों इतनी ज़्यादा बोल रही है दैट नहीं ये बिल जो है बात फ्यूचर में बैकफायर भी कर सकता है। डिस्कस करेंगे, पहले काम करें, पहले प्रोविजन डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। चलो, इसमें क्रिमिनल, देखो नाम ही से ही पता चलता है क्रिमिनल क्यों, कुछ क्रिमिनल के साथ ही कुछ तो ऐसा एक्टिविटी किया जाएगा इस बिल के अंडर, ठीक है। तो जी हाँ, मैं बता रहा हूँ क्या होता है ना, तो बहुत समय क्रिमिनल्स को जो पकड़ा जाता है तो उनका हम लोग एक लेवल के बाद डेटाज नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, राइट, क्योंकि उस पर कानून ही नहीं बना हुआ है। बट ये कानून ऐसा बना हुआ है ना, जो कि क्रिमिनल्स जो है, देखो फोकस किया गया, अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, स्ट्रेस जो डाल रहा हूँ, जो वर्ड वो है क्रिमिनल्स ज़्यादातर, ठीक है। तो क्रिमिनल्स की रेटिना एक्सेस हमें मिल जाएगा, उनका हम लोग इरिस को प्रॉपरली स्कैन कर सकते हैं, राइट। यही नहीं, we can also seek to apply these provisions to the persons held under preventive detention law. preventive detention law के समय उस लॉ के मद्देनजर भी हम लोग बहुत सारा अरेस्ट करते हैं, राइट। तो कभी भी अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत भी अगर आप अरेस्ट कर रहे हो ना, उनके भी सैंपल्स को आप कलेक्ट कर सकते हो,
ठीक है, एंड इट ऑल्सो ऑथोराइजेस फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ द कॉन्विक्ट्स एंड अदर पर्सन्स। नाउ ध्यान दीजिएगा, कन्विक्ट्स तो ठीक है, चलो ठीक है, जिन्होंने गुनाह किया दे आर कन्विक्ट्स, बट यहाँ पे अदर पर्सन्स लिखा हुआ है, एक वर्ड है ना, फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल अफेयर्स। चलो ठीक है, बट ये अदर पर्सन्स है कौन, इसको तो आपने बिल्कुल डिफाइन नहीं किया है। अब देखो, इस यहीं पर ऑपोजिशन बोल रही है दैट भैया इन अदर पर्सन्स में तो कल को आप मुझे भी अरेस्ट कर लोगे, है ना, और मेरा भी आप डेटा ले लोगे, है ना। तो इसीलिए बेसिकली जिससे ये बिल टूल ना बन जाए सरकार के लिए, दैट सरकार किसी को भी हरास कर सकती है, उसीलिए ऑपोजिशन ने ये बात उठाया, जो क्या एब्सोल्युटली सही भी है। देखो, कभी भी अगर ऑपोजिशन कोई भी बिल के खिलाफ अगर जाती है ना, उसके पीछे आप रीजन जानने की कोशिश करना। बहुत समय हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, अरे भाई ऑपोजिशन ने बोला, और अगर आपका इंक्लिनेशन रूलिंग पार्टी के साथ है तो आप बोलोगे यार नहीं नहीं ऑपोजिशन गलत कर रही है, वो बिल नहीं पास होने दे रही है। वो देखो, ऑपोजिशन कभी भी अच्छे के लिए ही मैंने कभी भी अगर वॉइस रेस करती है ना, वो आपके भलाई के लिए, आपके हमारे भलाई के लिए ही करेगी, राइट। हाँ, आज को जो पावर में है, ऐसा भी तो हो सकता है कल को वो ऑपोजिशन में आ जाए, राइट। तो कल भी, लेकिन उनके बातों को आप ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि ऑपोजिशन सब समय स्टडी करती है ना चीज़ों को। शायद वो डेटा आपके पास नहीं होगा, बट पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत ज़्यादा डेटा रहता है ठीक है, वो लोग एकदम, उनका काम ही यही रहता है ना, दैट जो भी सरकारी चीज़ होता है उसको, डेटा को प्रॉपरली खंगालना और उसको फ्रंट में रखना, जनता के सामने रखना, राइट। नेक्स्ट, पावर टू रिकॉर्ड मेजरमेंट। अभी जो है ना, हेड कांस्टेबल तक के रैंक को उतना पावर मिल गया है, उतना ऑथराइज उनको कर दिया गया है दैट वो जो है रिकॉर्ड्स का मेजरमेंट प्रॉपर रखे, और इसके लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को एज ए डिपॉजिटरी बनाया गया है। मतलब हेड कांस्टेबल तक के रैंक जो है ना, वह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को एक्सेस कर सकते हैं, है ना, वहाँ के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ के फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स को एक्सेस कर सकते हैं, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का काम रहेगा दैट पास्ट 75 ईयर्स का डेटा जो है उनके पास अपडेटेड रहे, राइट। एनसीआरबी हैज बीन empowered टू शेयर द रिकॉर्ड्स विद एनी अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एज वेल। जी हाँ, जैसे कल को अगर सीबीआई को अगर ये इसका जरूरत पड़ा तो जी हाँ, एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इनको इसको डेटा को देना पड़ेगा सीबीआई को, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इस बिल का? इस बिल के तहत जो है हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो ना, इरिस स्कैन क्या है यार, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना भाई। तो ये बिल जो है प्रोवाइड कर रहा है यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिससे हम लोग कैप्चर और रिकॉर्ड कर सकते हैं बॉडीली वेरियस मेजरमेंट्स को। अब देखो, पास्ट अभी तक का जो एग्जिस्टिंग लॉ था ना, उसमें क्या प्रावधान था पता है? सिर्फ और सिर्फ हम फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट ही ले सकते हैं, राइट। तो यहां पर भी तो देखो, प्राइवेसी तो यहां पर भी हनन हो ही रही थी, राइट। बट आप ये भी बोल सकते हो यार, क्रिमिनल के लिए क्या प्राइवेसी है ना, क्रिमिनल किया है तो भैया उसके लिए थोड़ा ना प्राइवेसी होना चाहिए। बट वही देखो, ऑपोजिशन क्या डिमांड कर रही है ना, ठीक है, मैं मान रही हूँ क्रिमिनल के लिए कोई प्राइवेसी नहीं होता है, बट कल को तो इसी कानून का हवाला देकर हमें भी क्रिमिनल घोषित किया जा सकता है ना, इसीलिए हम लोग इसका अगेंस्ट वॉइस रेस कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो आप कभी भी अगर इसके रिलेटेड अगर आंसर लिख रहे हो ना, तो वे फॉरवर्ड में ऐसे लिख सकते हो दैट हाँ, ऐसा भी प्रोविजन होना चाहिए जिससे बाई चांस अगर कोई भी मासूम लोगों का डेटा ले लिया गया सरकार के द्वारा, तो उस डेटा को सरकार को इरेज करना ही पड़ेगा, बस इतना ही। या फिर सरकार ही इस बिल में एक क्लॉज ला दे अमेंडमेंट करके, ठीक है, तब तो मतलब बात तो खत्म हो जाएगा ना जी, फिर तो कोई ऑपोजिशन आएगा ही नहीं, है ना। एनीवेज, नेक्स्ट है, ये हेल्प करेगा अनडाउटेडली इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, उनके एम्बिट ऑफ जो एविडेंसेस है उनके पास, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब आपके पास सोचो ना, अगर एविडेंसेस बढ़ गए तो देयर विल बी इजी फॉर यू टू इन्वेस्टिगेट ऑन द क्राइम सीन, राइट। इट विल मेक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम मोर एफिशिएंट। जी हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि आप ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा एक्सपीडिशियस होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ज़्यादा डेटा सेट है, राइट, जिससे आप समझ सकते हो दैट वेदर द क्रिमिनल इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर क्राइम और नॉट, राइट। बट वहीं पर इशूज़ भी कुछ रेज किया बिल में। वो क्या क्या इशूज़ है? पहला तो राइट टू प्राइवेसी को लेकर, राइट, दैट द बिल proposes to collect samples from even protesters engaged in political protest। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इन प्रोविजंस को हटा देना चाहिए, राइट। ये कहीं ना कहीं वॉयलेट, बट वही सरकार बोल रही है दैट कभी कभी क्या होता है, फॉरेन फंडिंग भी आता है पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं एक ओल झलोल लग रहा है ना जी। नेक्स्ट इज बोला जा रहा है, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 जो है, ये वॉयलेट किया जाता है इस बिल के द्वारा, क्योंकि बिल जो है वो बोलती है दैट फोर्स से भी,
है ना, जबरदस्ती भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ये ले सकती है ना, एंड इट कुड ऑल्सो लीड टू द नार्को टेस्ट या फिर ब्रेन मैपिंग भी कर सकती है। बट आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, दैट कोई भी पर्सन है ना जो कि एक्यूज हो कोई भी ऑफेंस का, उसको आप कंपेल नहीं कर सकते हो, दैट उसको ही उसके खिलाफ विटनेस नहीं बना सकते हो आप, राइट। इट ऑल्सो वायलेट्स द ह्यूमन राइट प्रोविजंस जो क्या यूनाइटेड नेशंस चार्टर के द्वारा लेड आउट किया गया है। तो ये सब आपको पास कहीं ना कहीं एक पॉइंट्स है जिसको आप अपने आंसर्स में रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट एक मिस्टीरियस स्टोन जार्स है दोस्तों, आसाम में पाया गया था, और ये अभी भी मैं मानूंगा न्यूज़ इन ट्रांजिशन, क्योंकि ये सब जो जार है वैसे तो कहा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि ऐसे ही जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपको लाओस उसके बाद वियतनाम के रीजन्स में भी कुछ कुछ हमें जार्स मिले, राइट। बट स्टिल मैं इसको डीपली आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि समझाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। इस पे ऊपर इसको पहले तो रेडियो एक्टिव डेटिंग करने दो है एजेंसीज को, राइट। अगर रेडियो एक्टिव डेटिंग करके कुछ अगर एविडेंसेस मिलते हैं है ना अब, या फिर इंडिया के पास्ट के सिविलाइजेशंस के थ्रू अगर कुछ ट्रेस बैक होता है दैट आसाम में ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी या फिर कुछ होगा, राइट, तो वो चीज़ हम लोग ज़रूर से डिस्कस करेंगे। सो आई डोंट थिंक दैट दिस न्यूज़ इज एज इम्पॉर्टेंट एज यू शुड गो अबाउट इट नाउ, राइट। सो जब भी कुछ होगा मैं जरूर बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि वी मेक श्योर इन भद्रा एस अकेडमी दैट हाँ कोई भी आपका न्यूज़ छूटे ना, क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चंस तो आते ही है ना आपके एपीएससी में, हम लोग का एम यही है दैट सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, सारे क्वेश्चंस, राइट। इसलिए हम लोग पूरी टीम एक साथ आकर एफर्ट लगा रही है। सो आपका भी दायित्व होता है दैट आप भी हमारे साथ एफर्ट दो, राइट। एनीवेज चलो, अभी जो भी आप लोगों ने पढ़ा, अब कुछ एमसीक्यूज पूछ लूँ, चलो पूछता हूँ, देखता हूँ दैट आप कितना एमसीक्यू समझ पा रहे हो, दैट कितना अभी आप तक ने पढ़ा, और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर मैं कल आपको दूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर वन धन योजना। दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, पहला ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दूसरा, इट इज अ मार्केट लिंक ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट क्रिएट्स क्लस्टर्स ऑफ ट्राइबल एसएचजीज दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप टू स्ट्रेंथन देम टू ट्राइबल प्रोड्यूसर कंपनीज। आपको बताना कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है, 1, 2, बोथ, नन, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनपैड्स। मैनपैड्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, एक है मिसाइल, एक है गुजरात का कल्चरल फेस्टिवल, एक है एजुकेशन सर्विसेज फॉर इंडियन स्टूडेंट, और एक है कोविड-19 वैक्सीनेशन बूथ, राइट। सो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ए बी सी डी में कौन सा सही है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंटली साइंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। इट हैज अ पोटेंशियल टू डबल द बायलैटरल ट्रेड टू 50 बिलियन इन 5 years, और दूसरा स्टेटमेंट है द एग्रीमेंट विल फैसिलिटेट जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन ओवर 100% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आ जाता है आज के मेंस क्वेश्चन का डिस्कशन। मेंस क्वेश्चन क्या लिया गया है, COP 26 जो क्या ग्लासगो में कंडक्ट किया गया था, राइट। इंडिया ने उसमें कमिटेड किया गया था इंडिया के द्वारा दैट हम लोग टारगेट अचीव करेंगे जीरो नेट एमिशंस बाय 2070, राइट। तो आपको बताना है व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ द कमिटमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या अभी तक किया है, राइट, कहाँ कहाँ इश्यूज है, ये सब सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है, राइट। बट स्टार्टिंग क्योंकि COP 26 से किया गया है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, जैसे COP 22 जो है ये 26 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस था जो कि यूके ग्लासगो में हेल्ड किया गया था 2021 में, है ना। एंड COP जो है इट इज़ वेल नोन इवेंट जो क्या हर साल ही कंडक्ट किया जाता है, जिसके तहत डिस्कस किया जाता है वेरियस मेजर्स जिससे हमारी जो दुनिया में एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना उसको कैसे टैकल किया जाए, और इससे जो ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले क्लाइमेट चेंज उसको कैसे रोका जाए। इनफैक्ट COP 26 के तहत जो है 4 गोल्स को बेसिकली डिफाइन किया गया था, दुनिया भर ने इसको एक्सेप्ट किया था दैट हम लोग इंश्योर करेंगे दुनिया भर में नेट जीरो कार्बन एमिशंस जो है 2050 तक अचीव किया जा सके, अडॉप्ट किया जा सके, प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड नेचुरल हैबिटाट्स, मोबिलाइज फाइनेंस ऑफ एटलीस्ट $100 बिलियन जिससे क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके, और साथ ही साथ एक साथ काम करना दुनिया भर में जिससे फाइनलाइज किया जा सके पेरिस के रूल बुक को। तो ये सब तो जस्ट मेजर स्टेटमेंट्स है जो क्या पास किए गए थे इन UNFCCC COP 26 जो क्या ग्लासगो UK में कंडक्ट किया गया था, राइट। अभी जो मेन मुद्दे में आते हैं दैट इंडिया का क्या कमिटमेंट है, तो इंडिया ने अपना कमिटमेंट दिया था विद द हेल्प ऑफ पंचामृत, राइट। बट
इस पॉइंट में आने से पहले एक ट्रांजिशन पॉइंट होता है जो कि हम लोगों ने लिखा है, विच यू कैन यूज, विच यू कैन नॉट यूज, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स दैट हैज बीन आस्क्ड इन योर पेपर, राइट। जैसे इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर, अगर नेट एमिशंस टर्म में देख लीजिएगा तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, वेयर एज इट हैज द लोएस्ट पर कैपिटा एमिशंस अमंग द मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो ट्रू, राइट। नाउ सवाल होता है ठीक है, इंडिया का 5 पॉइंट जो कमिटमेंट है पंचामृत के अंडर वो क्या है भैया। पहला तो है नेट जीरो एमिशंस जो है 2070 तक। दूसरा इंक्रीज करना नॉन फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू जो एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब जो फॉसिल फ्यूल नहीं है, जिसमें न्यूक्लियर भी आ जाता है लेकिन, राइट। तो उसमें जो है 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट का एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इंक्रीज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स बाय 50% 2030 तक। जी हाँ, जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है ना, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी से जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाना चाहिए वो 2030 तक हम लोग मेक श्योर करेंगे 50% हो जाए। और साथ ही साथ रिड्यूस करना है हमें एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाई 45%, रिड्यूस करना है एमिशंस बाई 1 बिलियन टन्स ऑफ CO2। ये सब बेसिकली इंडिया का अपना कमिटमेंट था। बट इंडिया का एफर्ट अगर देख लीजिएगा तो इंडिया कितना एफर्ट दे रही है, तो अनडाउटेडली यार हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडियन रेलवेज ने तो बोल दिया दैट हम लोग नेट जीरो गोल को 2030 तक ही अचीव कर लेंगे। इनफैक्ट सरकार भी जो है ना मोबिलाइज कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कैटेगरीज, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व मिले। मास सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स चलाया जा रहा है, राइट, जिससे लोगों तक इन नॉलेजेस को शेयर आउट किया जा सके। और ये अगर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी अगर देख लीजिएगा तो स्कूल एकेडमिक लेवल से स्टार्ट किया जा रहा है, नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, बहुत समय हम लोग देखते हैं, राइट। टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट भी सरकार इस रीजन्स को भी एक्सप्लोर कर रही है, राइट। वेरियस न्यूज चैनल्स भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं इसके रिलेटेड, राइट। सो इन वर्ल्ड फोरम इंडिया इज एग्रेसिवली प्रोमोटिंग इनिशिएटिव्स जैसे वन सन वन अर्थ वन ग्रिड GRID, राइट। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस को प्रमोट किया जा रहा है। ओवरऑल अगर देख लीजिएगा क्लाइमेट चेंज जो है अनडाउटेडली एक बड़ा चैलेंज है, और ये आपका हमारा हम सब का ड्यूटी है दैट हम लोग एक साथ मिल के आए और मिटिगेट करें इसके वेरियस आस्पेक्ट। दुनिया भर के कहीं ना कहीं लीडर्स को एक साथ आना ही पड़ेगा और इसके बारे में चर्चा ही करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज क्लाइमेट चेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिजास्टरफुल भी हो सकता है, राइट। सो ऐसे अगर आप कुछ भी, दिस इज़ द काइंड ऑफ कंक्लूजन दैट यू कैन पुट है, राइट। सो एनीवेज आशा करता हूँ दैट आज के क्लास को आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर visiting our classes and sticking with us. Thank you very much.